स्वागत है। आज से परफेक्टली हमारा रेशो प्रोपोर्शन शुरू हो रहा है। कल मैं दोबारा भी आया था वापस लाइट जाने के बाद में। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज रेशो एंड प्रोपोर्शन। पार्ट 1। ठीक है, आज हम लेते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1। कल हमने कई सारी चीजें सीखी भी थी। एक मैपिंग कॉन्सेप्ट सीखा था, मैंने कम बच्चों को पढ़ाया था क्योंकि आप सब लोग निकल गए थे। और आइएगा स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के, कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय भी बदल जाती है। तो डेफिनेटली आप अपना काम करते रहें। अगर आप लोगों को अभी लग रहा होगा मेरे प्रति भी अगर निंदा होगी या आपके प्रति किसी और की निंदा होगी, तो आप उन्हें भी समय दें कि भाई थोड़ा थम जा, और मैं आपको भी समय देता हूं कि भाई थोड़ा थम जा, अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम अब देखो, कछुए वाली चाल से चाहे हम चल रहे हैं, लेकिन अच्छा पता है क्या लगता है कि हम चल रहे हैं। क्या बात कही है हमने। चलिए हाँ, आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ भाई, कवर मोर देन कवर हो जाएगा। ठीक है, रेशो एंड प्रपोर्शन की हम बात कर रहे थे, और कल हमने जो डिस्कशन किया था उसी डिस्कशन को आगे ले जा रहे हैं। ठीक है, रेशो एंड प्रपोर्शन की बात हम कर रहे थे। भाई नॉर्मली जो रेशो होता है वो इस तरह से काम करता है, यही इसका नोटेशन है, और प्रपोर्शन का जो नोटेशन होता है वो ऐसा होता है। तो देखो कहानी क्या है दोनों के बीच में, मतलब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। प्रपोर्शन ये होता है अनुपात, हिंदी में अगर बात की जाए, और ये होता है समानुपात। अपने अलग अलग नोटेशन होते हैं, जैसे कि कल को हम लिखते हैं ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। नॉर्मली दो वालों में तो आप ये कह सकते हो यार ये ए बटे बी है, ये बी बटे सी है, ये सी बटे डी है, कह सकते हो। हाँ सर, कह तो सकते हैं। चलिए, अगर हम आगे बात करें इसमें कि अगर मान लो ए बी और सी लिखा हुआ है, तो क्या कभी आप ऐसे लिख पाए हो कभी जिंदगी में? ऐसे लिखना कभी भी उचित रहता नहीं है। तो इसलिए डिवाइड में दो वाला तो चलो काम चल जाता है, लेकिन तीन वाला आता है तो फिर प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमने एक सरल अनुपात नाम से एक चीज बनाई, रेशो एक बनाया। हाँ ठीक है, हाँ रेशो हमने एक चीज बनाई जहां पर आप 3, 4, 5, 6 जितने भी आपकी संख्याएं हैं उनका आप अनुपात प्रॉपर्ली निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सिंपल रेशो के बारे में, भाई सिंपल रेशो क्या होता है? सिंपल रेशो वह रेशो होता है जो सरल अनुपात की तरह काम करे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करना चाहें तो 10, 15, 20, 25, क्या ये सरल अनुपात है? 10, 15, 20, 25 ये सरल अनुपात में है। तो आप ये कहेंगे सर ये सरल अनुपात में नहीं है। सिंपल रेशो को हम सरल अनुपात बोलते हैं। अब सरल अनुपात में नहीं है तो भैया सरल अनुपात में बनाएंगे हम। सरल अनुपात में कैसे बनाएंगे? 5 का डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 25, 2, 3, 4, 5, ये आपका सरल अनुपात हो गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ओके। अगर हम आगे एग्जांपल देते हैं कि आगे अगर आप बात करो 25, 45, 65, इसका भी सरल अनुपात आप बना सकते हो। सिंपल रेशो 5 25, 5 45, 13 पंजे 65। तो आपका कोई भी जो अनुपात होता है उसमें जो एक कॉमन फैक्टर होगा सब में, उसको आप काट के सरल अनुपात में कन्वर्ट कर सकते हो। ये अलाउड है आपको। ठीक है, ये आपको खुला अलाउड है। अब प्रॉब्लम कहां फंसती है कि सर अगर ये सरल अनुपात ही है तो इस सरल अनुपात से ही हम सॉल्व कर लेते हैं और आराम से अपना काम हो जाता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। हाँ, तो अगर हम आगे बात करें कि ये सरल अनुपात की बात हो गई यहां पर, इसमें कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए किसी को। अगर आगे हम बात करते हैं, वो बात करना चाहेंगे कि जो अनुपात होता है, जो रेशो होता है, रेशो की इकाई नहीं होती है। मतलब ये बात बहुत ही यूनिक बात है
कि इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती हैं। यूनिट मतलब कोई मात्रक नहीं होता, कोई भी आपकी इस तरह का कोई इकाई नहीं होती, कोई भी आप इसमें कुछ ग्राम में रेशो को नहीं बताते हैं, आप किलोग्राम में रेशो को नहीं बताते हैं, आप कहां बताते हैं? ठीक है, ग्राम में किलोग्राम में ऐसा रेशो नहीं होता है। रेशो का कोई भी आपकी यूनिट्स नहीं होगी। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास 5:3 किलोग्राम में चीजें हैं ना, आप ये 5:3 ही बोलोगे, चाहे आप मिल्क और वाटर के मिक्सचर की बात कर रहे हो, चाहे आप किलोग्राम में किसी चीज को बांटने की बात कर रहे हो, चाहे आप मार्बल के टुकड़ों की बात कर रहे हो, कंचे। तो आपकी कोई यूनिट्स नहीं होती हैं इनकी, आप तो ये केवल यूनिट लेस चीज है। क्योंकि आपकी यूनिट क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो ऊपर वाली क्वांटिटी होगी, क्योंकि आप जब देखते हो रेशो को, रेशो में भी तो वही वाली बात है, एक ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? न्यूमरेटर। भाई मैं अगर सिंपल रेशो की बात करूं तो ये रेशो ए और बी ही तो होगा, और ये होता है डिनोमिनेटर। तो इनमें जो यूनिट होगी ना अंश और हर की, समान इकाई, समान इकाई। तो अंश और हर की जो इकाई समान होती है तो वो कट जाती है। तो जैसे मान लो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा कट जाएगा, खत्म बात। तो कोई इकाई नहीं रही, यूनिट लेस रहा। हाँ, कल बच्चे कह रहे हैं SICI का PDF नहीं मिला, वो कंबाइंड वाला जो बोल रहा था मैं, भाई वो रेडी है ऑलमोस्ट। लेकिन आपको पता है कि कल मैं किस समस्या से जूझ रहा था, और आज भी उसी समस्या से जूझ रहा हूं। हालांकि मैंने अभी मतलब टाइपिस्ट से ही मंगवाया कि भाई मेरे को कन्वर्ट करके भेज दे। हाँ, समस्या क्या है, लैपटॉप हो गया खराब। हाँ, लेके गया उसको कल सर्विस सेंटर पे, तो तुम्हें पता ही है गोल गोल जलेबी घुमाते हैं कि 4 दिन पटक के जाओ, 5 दिन पटक के जाओ, हम चेक करेंगे इतने में। तो फिर चेक करने के बाद फिर आपको बताएंगे कि कितने दिन है। भाई मेरा कंटेंट है इसमें, तो वो कुछ समझते नहीं है। खैर अब, लेकिन ये देखा मैंने कि लाइफ में कितनी भी नेगेटिव परिस्थितियां हो, लेकिन आदमी काम निकाल ही लेता है। हाँ, चलिए आइए। तो समान इकाई डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर होगा, तो यहां से ये कट जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला काम। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, और अगर कोई आप इकाई निकालोगे भी तो यूनिट सेम रखनी पड़ेगी। चलिए आइएगा। जैसे कि मैं कल को आपको बोल भी रहा था कि 24 ग्राम और 120 ग्राम का अनुपात क्या होगा, सरल अनुपात। मैं आपसे बोल रहा था 18 ग्राम का 24 लीटर से क्या अनुपात होगा, मतलब इनका सरल अनुपात बता दो आप। ठीक है, 12 घंटे 7 दिन के साथ अनुपात। 12 घंटे का 7 दिन के साथ अनुपात। 10 किलोग्राम का 500 ग्राम के साथ अनुपात, बताइए। तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि भाई हम कुछ भी निकाल रहे हैं, रेशो सबसे एलिमेंट्री चीज है। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, आप आराम से निकाल सकते हो। 24 पंजे 120, 18 ग्राम और 18 लीटर, कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि भाई अलग अलग ही मात्रक हो गए। भाई कन्वर्जन होता फिर भी बात मानते भी, तो नहीं निकाल सकते। C&D कांट डिटरमाइंड, यानी कि हम निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, 12 घंटे, तो 12 घंटे का 7 दिन के साथ, 7 दिन 24 घंटे होते हैं, यानी कि 1/14। यूनिट सेम करना चाहिए। जैसे ऊपर आवर है ना, तो नीचे भी आवर में बदला। एक दिन में 24 घंटे, तो 7 दिन में 24 इंटू 7। 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम को 1000 से गुणा किया, ग्राम में बदला, और 500 ग्राम ये हो गया। तो ये हो गया 20/1। नोट करिए। ठीक है,
तो ये आपके अनुपात की बातें हैं कि अनुपात जब आप निकालोगे तो समान इकाई में ही अनुपात निकालोगे, ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग इकाइयों में अनुपात निकाल लो, ऐसा होगा नहीं नॉर्मली बेसिस पे देखा जाए तो। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। तो ये अनुपात के बारे में जानकारी हो गई आपकी कि भाई अनुपात सेम इकाई में निकलेगा, अनुपात ऐसे निकलेगा, अनुपात वैसे निकलेगा। अनुपात होते भी बहुत तरीके के हैं। हमने सबसे पहले सिंपल रेशो की बात आप लोगों से की है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इनवर्स रेशो, व्युत्क्रमानुपात, ठीक है। इनवर्स रेशो का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपात, ठीक है। सर CISI एंड प्रपोर्शन क्यों लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है CISI? अच्छा, क्लास के बाद वो तो चेंज हो जाएगा टाइटल, वो अपनी मर्जी से लिख देते हैं पिछले वाला ही। हाँ, वो टेंशन है क्या? अच्छा, क्लास में ध्यान नहीं है, हैं? बताओ यार। देवेंद्र नाम से एक बच्चा है, सर ओनली एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन कराया करो। और बताओ देवेंद्र कैसे क्या करना है, बता दिया करो आप लोग, है ना। आप लिस्ट बना लो एक, है ना। व्युत्क्रमानुपात के बारे में बात करते हैं। इनवर्स रेशो, आगे अगर हम बात करेंगे कि भाई A अनुपात B में है, इसका इनवर्स रेशो क्या होगा, IR लिख दिया मैंने, तो B अनुपात A हो जाएगा। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट होता है। अरे यार इसमें तो क्या है, 5 अनुपात 3 का अगर इनवर्स रेशो निकालें तो 3 अनुपात 5 हो जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है। एग्जाम्पल 7 अनुपात 5 का इनवर्स रेशो निकालें तो 5 अनुपात 7 हो जाता है। आप लोग ये सोचते होंगे सर इनवर्स रेशो का क्या काम होता होगा। भाई साहब, जहां पर भी रिलेशन आता है जैसे कि प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, सबसे पहले आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला ये है, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आपका एरिया, ठीक है। और क्या कहते हैं अपना, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू रेवेन्यू, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, efficiency into time is equal to capacity, etc., which equations belongs to A into B is equal to C। और भी बहुत सारी इक्वेशंस होती होंगी जो A into B इज इक्वल टू C से बिलोंग करती हैं, जहां पर आप ये समझ रहे होंगे कि अगर आपका RHS वाला हिस्सा, जैसे कि इसमें एक्सपेंडिचर, इसमें एरिया, इसमें आपका डिस्टेंस, इसमें आपका प्रॉफिट, इसमें आपका रेवेन्यू, इसमें आपका वर्क और इसमें आपकी कैपेसिटी अगर कांस्टेंट है तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। प्राइस कंजम्पशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, स्पीड टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्राइस क्वांटिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, एफिशिएंसी टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये सब आपस में जो रिलेशन बनाएंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले बनाएंगे।
तो ये सारी की सारी चीजें सेट हो जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ। तो ये एक तरीके से एग्जांपल्स लिखा है मैंने कि इतने सारे फॉर्मूले बनते हैं ना, इनका भी हिंदी इंग्लिश का कोई तत्व नहीं है। अभी आप हिंदी इंग्लिश में नहीं लिख रहे हैं इन चैप्टर्स को, आप ये आप पढ़ चुके हैं, तो ये आपको पता होगा मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा, लंबाई चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो ये अभी आगे आएंगे, चिंता मत करो, लेकिन मैं ये लिखा रहा हूं कि रिलेशन के तौर पर अगर ऐसी चीजें आती हैं तो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सर इसमें क्या काम होता है, तो इसी में ही तो काम होता है इनवर्स रेशो का। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि किसी चीज को खरीदने आप गए, उसकी जो प्राइस, 3 प्रोडक्ट थे, उनकी प्राइस का रेशो एबीसी 3:4:6 है। तो आप मुझे बताइए कंजम्पशन का रेशो क्या होगा यदि उनका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो। तो अब यहां जो काम लग रहा है, अब जितनी भी आप चीजें सीख के आए हो, ऑलरेडी मैं मानता हूं कि आपको आती हैं, क्योंकि हम शुरू से जो पढ़ाते आ रहे हैं वो रेशो से ही पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन अब और मजा आएगा कि आप ये डीपली जानेंगे कि यार ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिएगा। तो हम ये कह सकते हैं आपसे कि 3 4 6 आपके सामने लिखा हुआ है, 3 4 6 आपके सामने लिखा हुआ है, और अगर मैं कंजम्पशन की बात करना चाहता हूं जहां मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो मैं यही कहूंगा ना मेरे दोस्तों कि भैया एक एलसीएम नाम की ले लो, क्योंकि आपको इनवर्स बनाने के लिए 2 होता है तो तुरंत ऐसे कर देते हो, लेकिन मजाक थोड़ी ना है। इनवर्स अगर बनाना चाहते हो तो आपको 3 4 6 की एक ऐसी संख्या लेनी है जो तीनों से डिवाइड हो जाए 12। अब 3 का भाग 12 में दोगे तो 4 बार जा रहा है, 4 का भाग अगर 12 में दोगे तो 3 बार जा रहा है, और 6 का भाग 12 में दोगे तो 2 बार जा रहा है। तो ये आपका एक इनवर्स रेशो आएगा, जो कि बनेगा भी इनवर्स रेशो ही, आईआर। इसको कहते हैं इनवर्स रेशो, को बोलते हैं हम प्रतिलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात। इनवर्स रेशो इसी को बोलते हैं। आप इसको प्रतिलोमानुपात भी लिख लीजिए हिंदी में, है ना, हिंदी में इसको लिख लीजिए प्रतिलोमानुपात, प्रतिलोमानुपात। तो आपके सामने कहानी ये। अब प्रश्न ये उठता है, क्वेश्चन मार्क बच्चों के दिमाग में ये उठता है कि वाई टेक एलसीएम, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप इनवर्स की बात कर रहे हो तो 1/3 हो जाएगा अपने आप में, 1/4 हो जाएगा अपने आप में, 1/6 हो जाएगा अपने आप में। तो अगर नेचुरल प्रोसेस के थ्रू चलते हैं कि जब ये 1 में चले गए, तभी भी तो आप एलसीएम लेकर इनको ही सॉल्व करोगे, तो वही एलसीएम साइड में ले लिया जाता है, जिससे कि 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती और एलसीएम का कोई अस्तित्व नहीं होता, तो 4 3 2 आपका आ जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी रेशो का इनवर्स रेशो निकाल सकते हैं। मुकेश कह रहा है सर मैंने बैच आज ही ज्वाइन किया है, यहां से कर सकता हूं। हाँ मुकेश, यहां से कर सकते हो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि रेशो जो है वो हर चैप्टर की नस में घुसा हुआ है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के बाद में आपको वो चैप्टर्स भी चालू रखने साइड बाय साइड, टाइम देकर कहीं पर भी वो चैप्टर्स चालू रखना, पढ़ते रहना उन लोगों को। और मैं जैसे इस मंथ आ रहा है, इस मंथ में भी मैं बैच लॉन्च करने वाला हूं फाउंडेशन, जहां पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा। तो सिंप्लीफिकेशन से लेकर यहां तक का लाइव रिकॉर्ड रहेगा और नए चैप्टर्स का लाइव अपन ले लेंगे, तो वो नया बैच हो जाएगा उन बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए आइए। नेक्स्ट करते हैं। अगर हम बात करना चाहें ए बी और सी, ए बी सी की अगर हम बात करना चाह रहे हैं मेरे दोस्तों, तो बात को जरा समझने की कोशिश करना आप लोग, कि मैंने आपको ये बोल दिया कि जो प्राइस का रेशो है 7:14 अगर 21 है, तो प्राइस का मत बोलो, आप यहां स्पीड का बोल दो। भाई स्पीड का रेशो अगर ये है, तो मुझे तो आप टाइम का रेशो बता दो यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है। बार बार मैं एक बात लिख रहा हूं, कांस्टेंट वाली बात, डिस्टेंस यदि कांस्टेंट है, बताइए। चलिए, हाँ, जिन लोगों का सिंप्लीफिकेशन परसेंटेज से शुरू हुआ है उनको सिंप्लीफिकेशन दोबारा कराया जाएगा। अरे भाई दिल्ली पुलिस फिल्ली पुलिस सब हो जाएंगे, आप चिंता क्यों करते हो यार। देखिए, तो
अगर हम यह बात कर रहे हैं सर पहले तो इनका सरल अनुपात ही बना सकते हो आप, हाँ, तो आपको ये काम हमेशा दिमाग में रखना है कि सबसे पहले यू हैव टू मेक सरल अनुपात, देन एलसीएम विल यू टेक एलसीएम 6, और यहां पर 1 का डिवाइड करेंगे 6, 2 का डिवाइड करेंगे 3 और 3 का डिवाइड करेंगे 2, तो 6 3 2 आपके टाइम का रेशो आ गया, 6 3 2 आपके टाइम का रेशो आ चुका है। तो आपको क्या इनवर्स रेशो के बारे में पता चल चुका है, कैसा होता है प्रतिलोम अनुपात, या किसी भी संख्या का प्रतिलोम अनुपात कैसे निकाल सकते हैं आप लोग। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। चलें आगे। चलिए, तो पहली कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है प्रतिलोम अनुपात निकालना किसी भी रेशो का। एक क्वेश्चन और देना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि अगर मान लो मैं ए बी सी डी, दोस्तों और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मुझे माफ कर देना थोड़ी देर के लिए, अगर मान लो लाइट चली जाती है तो हम वापस आएंगे, क्योंकि फ्लक्चुएशन आता है, बार बार छूट जाती है और बीच में फिर बच्चे भाग जाते हैं, तो भागना नहीं है, हम लेके चलेंगे इस सेशन को। तुमसे जब लाइट जाती है तो मेरे को बहुत ज्यादा दुख होता है, आप समझ नहीं सकते, क्योंकि सारा सिस्टम बंद हो जाता है, दोबारा से हर चीज इसको चालू करो। हाँ मुकेश, वो अपने आप मिल जाएगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, वहां आपके पास तो रिकॉर्डेड है ही ना ऑलरेडी। चलिए, है ना। एबीसीडी की अगर हम बात करते हैं तो मैंने लिख दिया 6 अनुपात 9 अनुपात 6 अनुपात 9 अनुपात 5 अनुपात और 3। बताइए इसका इनवर्स रेशो क्या होगा। आईआर में इनवर्स रेशो ही लिख रहा हूं, तो कोई बच्चा हिंदी में ना लिखवाए, क्योंकि इंग्लिश में क्या शॉर्टकट लिखा जा सकता है। इसलिए इतना इसलिए बताया जा रहा है कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं, वरना कोई नहीं बताता। 180 90 पे काम नहीं चलेगा, चल जाएगा। तो 6 का भाग देंगे तो 15 बार जा रहा है, 9 का भाग देंगे तो 10 बार जा रहा है, 5 का भाग देंगे तो 18 बार जा रहा है, और 3 का भाग देंगे तो 30 बार जा रहा है। तो 15 10 18 30, ये आपका इनवर्स रेशो आ चुका है। एबीसीडी कोई भी अनुपात हो सकते हैं, मैंने 4 वाला एक एग्जांपल ले लिया, बस मेरी मर्जी थी इसमें। अब हम अगली हेडिंग डाल लेंगे। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए आप, डुप्लीकेट रेशो। इन चीजों को फटाफट से लिखते हैं, क्योंकि ये चीजें कभी कभार पेपर में आ जाती हैं और कभी कभार नहीं भी आती हैं, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है। डुप्लीकेट रेशो को बोलते हैं वर्गानुपात। डुप्लीकेट रेशो को बोलते हैं वर्गानुपात। हाँ, जैसे कि अगर हम बात करें ए अनुपात बी का अगर डुप्लीकेट रेशो निकालना चाहते हो, तो डीआर निकालना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। कभी कभार घुमाकर क्वेश्चन आ जाता है तो तकलीफ आती है, अदरवाइज इस तरह की कोई तकलीफ आती नहीं है। लेकिन बच्चों को पता होना चाहिए कि व्हाट अबाउट डुप्लीकेट रेशो, क्योंकि अचानक से अगर मान लो डुप्लीकेट रेशो आ गया तो आपको ये डुप्लीकेट बना देगा। वर्गानुपात, या इसको द्विघाती अनुपात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विघात अनुपात। मैं हिंदी के दो वर्ड इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि हिंदी आपको घात दे सकती है। हाँ, हिंदी में मतलब परेशानी होती है, अक्सर नाम चेंज कर देते हैं वो लोग, तो हिंदी मीडियम वाले यहां सफर करते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। तो एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे कि हमने बात की 4 अनुपात 9 की बात हम कर रहे हैं, तो उसका अगर मैं फिर से आपका डीआर निकालना चाहूं, डुप्लीकेट रेशो, तो आपका 16 अनुपात 81 ही होगा। हाँ, कभी कभार आपसे ऐसा बोला जा सकता है एग्जाम्पल में, जैसे कि अगर मान लो एग्जामिनर ये देख रहा हो, क्योंकि आपको ये बता दूं यहां इस बैच में जो टीसीएस में पेपर बनाने वाले जो कंटेंट राइटर्स होते हैं वो भी बैच पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, उनको भी तो क्वेश्चंस देखने होते हैं। ठीक है, हाँ, तो अगर हम यह बात करना चाहें आपसे डुप्लीकेट रेशो की, तो डुप्लीकेट रेशो में ऐसा क्वेश्चन ये बनता है, ऐसा मैंने प्रपोज भी किया था पहले, कि यदि एक व्यक्ति ने कुछ रुपीस को ए और बी में 2:3 में बांटा,
लेकिन 2:3 में बांटा तो बी को 390 रुपए मिले, लेकिन 2:3 में बांटना थ्योरी के हिसाब से, थ्योरी के अकॉर्डिंग गलत था। दो अनुपात 3 के डुप्लीकेट रेशो में बांटना था, तो ए व बी को कितने रुपए एक्चुअल में मिलेंगे। आपको ये जितनी घुमाकर लैंग्वेज लग रही है उतनी ही घुमाकर आती है पेपर में। हाँ सर, रीजनिंग की इंडिविजुअल बैच मिल जाएगा क्या? नहीं, रीजनिंग सबका कंबाइंड बैच चल रहा है राजकुमार, सबका कंबाइंड बैच चल रहा है। कंबाइंड बैच मतलब जहां मैथ रीजनिंग चल रही है सब कुछ, वो 1299 का बैच है। 2 बजे क्लास होती है मेरी, 8 बजे रीजनिंग होती है उसमें। तो लॉजिक कुछ भी नहीं है, लॉजिक सिंपल सा लॉजिक हम यहाँ बना रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे ही बना था थ्योरी वाला, तो मैंने तो हिंदी में लिखा है क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन पता नहीं याद रहता नहीं रहता, हिंदी में याद रह जाता है मेरे को कि उसने 2:3 में बांटना था। तो उसने बांटा तो सही, तो 3 बराबर 390 रुपए पहले थे उस टाइम जब बांटा था, तो मतलब बी को इतना मिल गया था। तो यहां पर इसको कितना मिलेगा? 260। तो कुल मिलाकर पैसा तो पता चल गया कि भैया कितना पैसा है, 650 रुपया है। तो रुपए तो उतने ही थे। हाँ, लेकिन एक्चुअल में ये गलत था बांटना उनका। उनको ये कहना था कि भाई डुप्लीकेट रेशो में बांटो, यानी कि 4 और 9 में बांटो। तो 13 रेशो में अगर आप 650 को बांटोगे तो एक्चुअल में 1 रेशो बराबर 50 होगा। तो इसको कितना मिल गया? 450, और इसको कितना मिल गया? 200। तो यहां आपको बात समझनी होगी कि वो जो 60 रुपए का आदान प्रदान हुआ है, प्रश्न और भी टिपिकल बना सकता था कि ए बताओ जब डुप्लीकेट रेशो में बांटा तो ए ने बी को कितने रुपए दिए? तो ए ने बी को 60 रुपए दे दिए क्योंकि वहां गड़बड़ हो रही थी। ऐसा क्वेश्चन है ये, है ना गजब का चीज। तो वैसे तो डुप्लीकेट रेशो नॉर्मल बात है, बट अगर नहीं आता पेपर में आपको, मतलब पेपर में अगर पता ही नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। सर दिसंबर तक कोर्स पूरा हो जाएगा। सिद्धांत भाई मेरे से तुम ये प्रश्न क्यों पूछते हो, मेरे को बताओ। मेरे से ये प्रश्न पूछने से क्या हो जाएगा? मेरे को कुछ नहीं पता, मैं कोई ऐसे फिक्स थोड़ी टाइमलाइन लेके रखता हूं यार। मेरे को नहीं पता, सच बता रहा हूं मैं तो अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, मेरे को अगर आप बोलोगे कि भैया 4 दिन में खत्म करो तो मैं 4 दिन में भी खत्म कर दूंगा, लेकिन आप इतना रिलैक्स होकर नहीं पढ़ पाएंगे। प्रॉब्लम बस उतनी सी आती है और कुछ भी नहीं है। आप ये बात को समझो कि मैं जितना समय आप लोगों को दे रहा हूं वही कीमती मेरे लिए है, क्योंकि उस समय में मैं दूसरा बैच भी बना सकता हूं, बट मैं आप लोगों को अच्छा पढ़ाने के लिए ही समय दे रहा हूं। अगर आप नहीं पढ़ना चाह रहे हो, बार बार एक प्रश्न को बार बार पूछते हो तुम लोग, तो ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है भाई। तो तुम्हें क्या पड़ी है भाई, कब क्या खत्म हो रहा है? आराम से करते हैं ना, हो जाएगा दिसंबर तक। हम तो कछुए की चाल चल रहे हैं, हमें पता नहीं कि कब होगा, लेकिन हम करेंगे जरूर, हमें इतना पता है। हाँ, क्योंकि तुम वो चीज सोच रहे हो। और सबसे बड़ी थिंकिंग पता है डिप्रेशन क्यों आता है आदमी को? डिप्रेशन इसलिए आता है आने वाले समय के बारे में सोचने पर। अगर मैं दिन भर या कोई और दिन भर ये सोचने लग जाए, यार परसों सड़क पे निकलूं, एक्सीडेंट हो गया तो, पीछे से कोई ठोक गया तो, मैं तो सही ढंग से चला रहा हूं लेकिन बगल से कोई आ गया तो ऐसे करने पर आप चल पाओगे क्या? सड़क पे चल पाओगे तो मेरे को बता दो आप। हाँ, अगर छत गिर गई तो, ट्रांसफार्मर फट गया तो, अरे भाई कितने सारे तो हो सकते हैं। तो भाई तुम्हें उस तो से क्या मतलब है? मेरे को क्या मतलब है कि सड़क पे क्या होने वाला है? मुझे अपना काम करना है, बस इसी के साथ जी रहे हैं अपन, नहीं तो जी नहीं पाएंगे भाई। तो आप आराम से पढ़ो ना मेरे भाइयों।
मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूं, प्रेजेंट में रहकर क्यों नहीं जीते हो? कब होगा, कैसे होगा, कितने दिन में होगा, ये होगा, वो होगा, कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, इतने सारे तो और क्यों, कैसे, क्यों। आज ये सीख रहे हो, अच्छा समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करवाऊंगा, लास्ट में भी क्वेश्चन भी दूंगा और आप बनाओगे सारे क्वेश्चनों को। बस आज सीख लिया और मजे आ गए, चलो यार। हाँ मतलब कोई सिंपल सी बात है यार, मतलब आप इतना ओवर थिंकिंग करेंगे तो आप अच्छा नहीं सीख पाएंगे, प्रॉब्लम बस तुम्हारे साथ ये आ जाएगी। आप प्रेजेंट में रहिए, पहली बात तो सब। एक बच्चा कह रहा है सर एएलपी हो गया तो पहले, अरे भाई तेरे को पता है क्या कब आ रहा है? मेरे को भी नहीं पता है। और ऐसा तो नहीं है कि आज सो के उठेगा कल हो जाएगा एएलपी, ऐसे हो जाएगा क्या? फिर आराम से दिमाग लगाना यार, अभी मैं एक एक कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं, वरना मैं 10 मिनट में पूरा खत्म कर देता हूं रेशो। हाँ और क्या, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं क्योंकि समय देना मेरे को जरूरी है। यहां पर आप पढ़ने आए हो, आप उस एक्सपेक्टेशंस के साथ आए हो। वर्गमूलानुपात, अब इसके बाद एक वर्गमूलानुपात नाम से चीज आती है, उसको बोलते हैं एसडीआर, सब डुप्लीकेट। और खामोखा झिकाया मत करो, कंसेप्ट दिमाग से निकलते हैं फिर, है ना, आपको ही नुकसान होता है। जैसे आज मेरा टारगेट है, मुझे इतना करना है, तो मैं आज के टारगेट्स लेता हूं, मुझे क्या पता कल कितना करना है। ठीक है, वर्गमूलानुपात, तो जैसे कि अब क्वेश्चन हम देखते हैं कि ए अनुपात बी है, तो उसका एसडीआर रेशो क्या होगा? तो उसका सर एसडीआर हो जाएगा अंडर रूट ए और अंडर रूट बी। वर्गमूल दिख गया होगा। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करना चाहें, जैसे कि 4 और 9 का एसडीआर रेशो निकाला हमने, तो वो आया 2:3। 4, 9 और 25 का एसडीआर रेशो निकाला, वो कितना आ जाएगा? 2:3:5। 49, 81 और क्या नाम है इसका, 64 का एसडीआर निकाला, तो 7, 9 और 8। तो एसडीआर ऐसे निकल जाता है। अगला देखते हैं। ठीक है, एसडीआर। अब आता है अगला घनानुपात, त्रिघाती घनानुपात, त्रिघाती अनुपात, ट्रिप्लीकेट रेशो। तो ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है? जैसे कि ए अनुपात बी है, अगर हम बात करेंगे ट्रिप्लीकेट के बारे में, तो ए क्यूब और बी क्यूब हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लिया, मान लो 1:2 का टी आर निकालिए, ट्रिप्लीकेट रेशो 1:8। 2:3 का टी आर निकालिए, 8:27। 3:2:5 का टी आर निकालिए, 27, 8 और 125। ट्रिप्लीकेट रेशो तीनों के हमने निकाल दिए। चलिए, एक बच्चे ने डाउट पूछा है, सर क्या हमेशा स्क्वायर में दिया हुआ होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोल दिया आपसे कि 2:3 का एसडीआर बताओ, आपका आंसर √2 और √3 हो जाएगा। इवन अगर मैं आपसे बोलता हूं एग्जाम्पल के लिए √2 और √3 का एसडीआर बताओ, तो 2 का 4th रूट और 3 का 4th रूट हो जाएगा। अब वो जितना बुरा दिखाना चाहता है वो दिखा सकता है, बट आपको अपने कॉन्सेप्ट पर स्टक रहना है कि नहीं भाई? ये एसडीआर रेशो की बात कर रहा हूं और यहां पर टीआर रेशो की बात कर रहा था। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, एसटीआर, घन मूलानुपात।
घन मूलानुपात, यानी कि सब ट्रिप्लिकेट रेशो, सब ट्रिप्लिकेट रेशो घन मूलानुपात। ठीक है, तो यहां पर भी वही हो सकता है, जैसे एग्जांपल दे दिया मैंने, लो 2 अनुपात, या मैं तो ये कहता हूं 4:9 का STR निकाल कर बताओ चलो। तो अगर आपके A और B हैं तो आपका जो STR होगा वो A का घनमूल और B का घनमूल होगा, STR जो होगा। अगर सरल रेशो में नहीं, हाँ पहले सरल रेशो में बदलना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है ना भाई। ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं, तो अगर हम बात करना चाहें तो 4 का हम रूट क्यूब देख लेते हैं और 9 का हम रूट क्यूब देख लेते हैं। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो ये हो गया 2/3 और 9 3/3, ये भी लिख सकते हो आप, 2/3 3/3, इसको लिख सकते हो। क्लियर है? पूनम क्यों पूनम बताओ जल्दी। चलिए आगे चलते हैं भैया। सब ट्रिप्लिकेट रेशो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। और अब आते हैं अपन कंपाउंड रेशो की तरफ। मिश्र या मिश्रित अनुपात इसको बोलते हैं, मिश्र या मिश्रित अनुपात। ये भी काफी पॉपुलर अनुपात है। ये उन एग्जाम्स में आता है जहां पर आपको थोड़ी सी डीप नॉलेज की जरूरत होती है। एक्चुअल में क्या है कि एसएससी हो गया और सीडीएस, मतलब एसएससी, हाँ केवल एसएससी ही एक एरोगेंट एग्जाम लेने वाली संस्था है जहां पर वो बेसिक्स पर ध्यान कभी नहीं देती है। वो ये सोचती है कि हम देंगे तो अच्छे ही क्वेश्चन देते हैं, या फिर हम ऐसे क्वेश्चन देंगे जो नॉर्मल हो जाएं। और अभी के लिए पिछले 3 साल का रिकॉर्ड हम एसएससी का उठाकर देखें तो इतना रद्दी पेपर आ रहा है, इतना रद्दी पेपर आ रहा है कि कोई भी करके आ सकता है। अगर एक्चुअल में पेपर की बात करूं तो अभी परसों एक उड़ीसा एसएससी सीजीएल मेंस हुआ है, उसका पेपर भी मैं आपको कराऊंगा। मतलब मैं तो सब करवाता हूं भाई, मेरे पास तो इतना ऑडियंस है ना। अब किसी किसी टीचर के पास केवल एसएससी का होगा, किसी के पास रेलवे का होगा, ऐसा नहीं है। मेरे पास सब ऑडियंस है, मेरे पास सीडीएस पढ़ने वाला भी है, मेरे पास यूपीएससी सीसेट पढ़ने वाला बच्चा भी है। तो जब मेरे पास पेपर आता है तो मेरे पास रहता है कि यार क्या चल रहा है पेपर में। तो एक्चुअल में एसएससी के पेपर बहुत रद्दी आ रहे हैं अभी, राइट नाउ आप देख सकते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी से, है ना। तो यहां आप देखिए मिश्र और मिश्रित अनुपात वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपके जितने भी स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, जितने भी आपके स्टेट के एग्जाम्स होंगे, या जितने भी आपके वो एग्जाम्स होंगे जहां पर थ्योरिटिकल बात पे ज्यादा फोकस किया जाता है, लाइक सीडीएस, उन सभी में इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। रेलवे में इस पे जरूर क्वेश्चन आता है मिश्रित अनुपात पे, ठीक है। हाँ, पीएससी में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उन पर आते हैं कभी, तभी तो मैं ऐसी थ्योरी लिखाता हूं आपको कि भाई ऐसा होगा तो कैसे हो जाएगा। जो पीएससी का पेपर होता है उसमें आप लोगों के लिए, यूपीएससी में भी थियोरिटिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। थियोरिटिकल मतलब जहां पर बच्चों को दिमाग लगाना पड़े, 4 स्टेटमेंट दे दिए, बता भाई कौन सा होगा सही, है ना, ऐसा। चलिए चलिए अब मिश्र और मिश्रित अनुपात लिखिए, कंपाउंड रेशो लिखिए। कंपाउंड रेशो, कंपाउंड रेशो क्या होता है देखिएगा, एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूं आपसे। जैसे कि A अनुपात B व C अनुपात D का CR बताइए, कंपाउंड रेशो। तो अगर आप A अनुपात B को ऐसे लिख रहे हैं और C अनुपात D को ऐसे लिख रहे हैं और गुणा कर रहे हैं, तो आपका जो कंपाउंड रेशो होगा वो AC और BD हो जाएगा।
अगर मैं आगे बात करता हूं और एग्जांपल लेकर कि भैया ऐसे बोल दिया जाए 2:3 व 5:8 व 9:7 का CR बताइए क्या होगा। रानू ऐसे कोई फिक्स नहीं है ना, कितने भी आ सकते हैं। दो बटे तीन, 5/8 और 9/7। पूनम अगर हो जाएगा ALP से पहले खत्म, लेकिन आपको पढ़ना भी तो पड़ेगा उसके लिए। मेरी खत्म करने से आपको आ जाएगा ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि अभी तो ध्यान नहीं दे पा रही हो, मुझे पता लग रहा है आपका। आप तो बावली हो रही हो ना अभी, हैं? लगातार एक ही चीज पे कमेंट कर रही हो और अभी क्लास में भी लेट आई हो, है ना? ऐसे तो सिलेक्शन हो लिया तुम्हारा। बताओ, हो जाएगा सिलेक्शन ऐसे? जैसे तुम बार बार एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट कर रही हो, तो जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं क्या आपके दिमाग में आ रहे हैं? वो आ रहे हैं दिमाग में, बैठ रहे हैं? नहीं बैठ सकते। ऐसे बच्चे बर्बाद होते हुए मैंने बहुत देखे हैं, जिनको लगता है कि कोर्स वो खत्म कर लेंगे, लेकिन खत्म करने से ही काम थोड़ी ना चलेगा। आप तो जिंदगी भर टेंशन में ही रह रहे हो कि कब होगा, एग्जाम कब आ जाएगा। जैसे कि तुम्हें तो ये पता है कि एग्जाम कब है तुम्हारा, हमें भी बता दो एक बार, और बच्चों को भी मैं बता दूंगा ना। तुम आज पे ही ध्यान नहीं दे रहे हो, प्रॉब्लम तुम्हारे साथ कल तो खड़ी होनी ही है। चलिए, हाँ, टाइम खराब नहीं करना भाई, आपको खुद का नहीं करना। 3 से काटा मैंने 3 बार, 2 से काटा मैंने 4 बार, और आप देख सकते हैं 15:28 आपका कंपाउंड रेशो आ गया। तो आप लोगों को कंपाउंड रेशो की सिस्टम समझ में आ गया। ये बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं कंपाउंड रेशो के। हाँ, चलिए आइए। CHSL के लिए रात को 9 बजे मैंने आखिरी वॉर शुरू कर दिया है एक्सपेक्टेड पेपर्स का। जिनका भी CHSL है, मेरे कराए हुए क्वेश्चंस को करके जाना, पेपर में आप अच्छे नंबर लेकर आओगे, ये गारंटी 100% की। ठीक है? कल मैंने पहला पेपर किया था, आप लोगों को पता होगा, है ना? बढ़िया मजा आएगा। अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। मैंने बोला कि यार A:5 व 3:7 व 2:3 का CR बराबर है 15:14। ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू क्या होगी?
तो क्या आंसर आ रहा है सर? A/5 लिख दिया गुणा कंपाउंड रेशो है ना, 3/7 लिख दिया गुणा 2/3 लिख दिया बराबर 15/14। तो 3 से 3 काट दिया, 7 से काट दिया 2 बार, तो A बराबर आ गया 75/4, 18.25। ठीक है सर। CHSL क्लास का टाइम क्या है? अनामिका, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर रात को 9 बजे होती है क्लास। कल पहला सेशन हुआ है। यही तो प्रॉब्लम है, आप लोगों को पता क्यों? आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है क्या? आप क्यों नहीं करते हो यार? मतलब पढ़ाई के लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं और मतलब मेरे जितना मेहनत कराने वाला नहीं मिलेगा आपको। हाँ चलिए, तो आंसर आपने निकाल दिया होगा, आंसर आपका आ चुका होगा। अगला प्रश्न आपके सामने देता हूं। CR रेशो हमारा हो गया, कंपाउंड रेशो हमारा हो चुका है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ मूव करने वाले हैं। और एक 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 आपका एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी होता है, जिसको ट्रू प्रोपोर्शन भी हम बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रू प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। लिख लीजिए, ट्रू प्रोपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब होता है आपका एक ट्रू प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। वास्तविक समानुपात बोलते हैं इसको हम। वास्तविक या सतत समानुपात। वास्तविक या सतत समानुपात बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है? ये तो पूरे रेशो के पार्ट्स थे कि भाई रेशो कैसे कैसे चलता है। ये एक प्रपोर्शन का छोटा सा हिस्सा है। प्रपोर्शन एक अलग से टॉपिक है जिसको हम डिफाइन करेंगे अच्छे से। ट्रू प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में जान लेते हैं अपन। ठीक है, तो जानना क्या है भाई, जैसे A और B का अनुपात है वो बराबर होगा C और D के अनुपात के। यानी कि अगर मान लो मेरे पास 4 संख्याएं ऐसे पड़ी हुई हैं ABCD, और ये मैंने बोल दिया कि ये मेरे साथ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बना रही हैं, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनाने का क्या लॉजिक है वो मैं आपको समझाता हूं। सतत अनुपात बनाने का क्या लॉजिक है वो मैं आपको समझाता हूं कि भैया सतत अनुपात क्या होता है। तो सतत अनुपात होगा A का B से अनुपात बराबर होगा C का D से अनुपात। यही सतत अनुपात कहलाता है। इसी को ही हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं। कभी कभार आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, ये मैं टॉपिक इसलिए करवा रहा हूं आप लोगों को कि कभी कभार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि 4 संख्याएं दे दी गई होंगी, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या, और ये चारों संख्याएं सतत अनुपात में नहीं होंगी। सतत अनुपात में नहीं हैं, ये चारों संख्याएं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं हैं। तो इन सब में, या बोल सकते हैं तो प्रत्येक, प्रत्येक मतलब होता है ईच, ईच में क्या ऐड करें, क्या ऐड करें, क्या जोड़ें और क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या घटाएं कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बन जाए। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बन जाए, इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं आपसे। प्रोपोर्शन एक अलग टॉपिक है। हाँ, तो सतत अनुपात में ये चारों संख्याएं नहीं है। अब प्रश्न ऐसे बनते हैं, आपने अक्सर देखे भी होंगे कि भैया अगर इस तरह की चीजें आ जाएं जहां पर आपके सामने 4 संख्याएं दी गई हों, इनमें क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए जिससे कि ये सरल अनुपात में बन जाएं। ऐसा प्रश्न आपने कई बार पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए भैया फटाफट से।
नोट करिए। फिर एक क्वेश्चन देता हूं इस पर। आराम से लिखना भैया ना। चलो लिखो। 23, 39, 32 और 56 में से एग्जाम्पल 23, 39, 32 और 56 में प्रत्येक संख्या से, ठीक है, प्रत्येक संख्या से x को घटाया जाता है x को घटाया जाता है जिससे संख्याएं सतत अनुपात बनाएं। तो वो x क्या है ये बता दीजिए बस। 23, 39, 32, 56 बताइए, फिर अगले क्वेश्चन भी करेंगे। तो अभी बहुत सारे जो नए स्टूडेंट होते हैं उन्हें कहां से आएगा बेचारों को, क्योंकि अब लॉजिक हमने सतत अनुपात का क्लियर किया कि भैया पहली दो संख्याओं का जो रेशो होगा वो दूसरी दो संख्याओं के जो रेशो होगा उसके बराबर होगा, उसी को ही हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि भैया ये चार संख्याएं है ना, ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन में तो नहीं है, लेकिन इनमें प्रत्येक में क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बना लें, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बना लें, सतत अनुपात बना लें, या कंटिन्यूड रेशो बना लें, ऐसा लिख सकते हैं आप। कंटिन्यूड रेशो बोल लीजिए, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोल लीजिए, बात बराबर है। तो अब आप देखेंगे सर नॉर्मल बेसिक करते हैं अपन, तो बेसिक से क्या होता है 23 माइनस का x, 39 माइनस का x इज इक्वल टू 32 माइनस का x और 56 माइनस का x। यही ना करते हैं बोलिए, अरे यही ना करते हैं बाबू, बताइए। और आप ऐसे ही तो सॉल्व ही करेंगे ना, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से गुणा कर देंगे, देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। पहला तरीका। दूसरा तरीका सर अदर मेथड, दूसरा मेथड सर ऑप्शन से, बट दिस इज क्वाइट रिस्की। ये पूरा रिस्की मेथड है अदर ऑप्शन वाला, क्योंकि जरूरी थोड़ी आपसे वही पूछे, आप इस x का यूज करके आपसे कुछ और भी तो निकलवा सकता है, जो कि हम सीखेंगे। तो दूसरा है क्वाइट रिस्की। पहला मेथड पूरा कैलकुलेशन, भाई कहां तक गुणा करोगे, हो सकता है कि 10 मिनट ले जाए, तो फिर क्या करें। तो आइए जो यूज करना है, व्हाट वी यूज, हम क्या यूज करेंगे, हम सबसे पहले जिसका रेशो लेना होता है, जिसके बराबर करना है वो लेंगे, 32 56 लेंगे। अब फिर हम इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालेंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहां आ रहा है 16 और यहां आ रहा है कितना 24। आ गया भाई, ये डिफरेंस आया है, ठीक है। इसका सही रेशो निकालेंगे, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पता है अपन को कि कुछ घटा रहे हो ना आप, हाँ, तो जो घटा रहे हो, जैसे 23 माइनस एक्स आता वर्चुअली, आता नहीं आता ये वाला,
तो इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और यहां पर 32 माइनस एक्स होता वर्चुअली, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, बस इक्वल करके देख लो। तो ये आ रहा है कितना 69 माइनस का 3x इज इक्वल टू 64 माइनस का 2x, तो x बराबर आपका 5 निकल कर आ गया। आप चाहे तो चेक कर सकते हो कि प्रत्येक संख्या में से 5 घटाकर देख लो, इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाएगा। मैं आपको चेक करके भी बता देता हूं, 23 में से 5 गया तो 18, और ये हो गया 5 गया तो कितना 34, 32 में से 5 गया तो 27, और 56 में से 5 गया तो 51। तो आप यहां देख सकते हैं 2 से काटा आपने 9 बार और 17 बार, और आपने यहां 3 से काटा 9 बार और 17 बार, इक्वल आ रहा है, यानी कि हमने जो 5 घटाया वह सही था, उसी से ही हमारा कंटिन्यूड प्रपोर्शन बन गया और सतत अनुपात बन के तैयार हो गया। आराम से आप सोच लो, समझ लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। क्या डाउट हो सकते हैं मैं खुद बता देता हूं कि सर नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं है क्या? नहीं है, नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं होगा, केवल और केवल जो डिफरेंस आएगा वो निकालना है बस, और फिर उसका सरल अनुपात बनाना है, सिंपल रेशो बनाना है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर घटाने को बोल रहा है तो घटाने के साथ वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और अगर जोड़ने को भी बोल सकता है तो प्लस आ जाएगा। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में घटाया जाता है यानी कि माइनस के साथ में लेके चलना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आप तैयार हैं करने के लिए? एक और क्वेश्चन मैं इस पर देता हूं, वो आप लोग करेंगे, वो मैं नहीं करूंगा, मतलब मैं बताऊंगा लास्ट में बताऊंगा, लेकिन तो चलें, हो जाए क्वेश्चन। अच्छा 64 कैसे आया? 32 दूनी 64, यही तो कोई बात नहीं हुई यार शरत। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल है मेरे भाई, 12, 28, 21, 45 में से क्या जोड़ा जाए? 12, 28, 21, 45 में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए? बारह, 28, 21, 45 में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, या प्रत्येक में x जोड़ा जाए जिससे ट्रू प्रोपोर्शन बन जाए। मतलब संख्याएं जो है ना ट्रू प्रोपोर्शन में बन जाए, जिससे ट्रू प्रोपोर्शन बन जाए, या संख्याएं ट्रू प्रोपोर्शन में बन जाए। तो आपसे ये पूछा गया है, तो x प्लस 3 व 4x प्लस 1 का रेशो क्या होगा? आराम से करना, जैसा सिखाया वैसे करो, और थोड़ा समय भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें यार। देखिएगा, तो पहले तो निकालो क्या जोड़ा जाए। अब जोड़ने वाला आ गया, तो मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने बस इतना सा लिखना है यहां पर, और यहां पर पहले डिफरेंस निकालिए आप। तो 12 और 28 का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है? 16 निकल कर आ रहा है, और 4 और यहां आ रहा है 24 निकल के।
तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 2:3 आ गया। 3 का यहां करना है, लेकिन मैंने कहा ना जोड़ने पर, तो 12 प्लस एक्स को फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप। इसी प्रकार जो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा वो 21 प्लस एक्स में ही जाएगा। तो 12 तिया 36 प्लस का 3x, 21 दूनी 42 प्लस का 2x, और x की वैल्यू 6 आ गई। अब x की वैल्यू 6 आ गई, तो आंसर कितना हो गया? 9:24 और 1 25 का HDR आंसर क्या होगा? तो आंसर जो 6 आ गया, 6 ऐड करने पर आ रहा है, तो चलो ये भी सीख गए। और अभी मैंने देखा कि यार इसका HDR लिखा, तो भाई मान लो रेशो लिखा है, तो रेशो के साथ साथ HDR भी निकाल सकते हो, 3:5। तो प्रश्न पे प्रश्न बन जाते हैं। आप जो चीजें सीख रहे हैं उनको अगर आप कंबाइन करते जाएंगे छोटे छोटे क्वेश्चनों को, तो आपके बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं। अब मैं इसमें पूछूं HDR क्या होगा, फिर मैं बोल दूं कि भाई ऐसे निकालने पर ऐसा हो जाता है। सर ऊपर ही क्या कह रहा मेरे भाई? बच्चे ने कुछ कहा था, सर ऊपर ही A/B और C/D को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? अरे यार कर तो सकते ही हैं अनूप, यार क्यों नहीं कर सकते भाई? मना थोड़ी कर रहा है कोई तुमसे, लेकिन करो ना फिर। जैसे यहां सिंप्लीफाई कर सकते थे, जो कि नहीं किया, आप भी यहां कर सकते हैं। कोई पीठ थोड़ी रहा है आपको, आप करो आराम से। आपको एक ही क्वेश्चन पेपर में करना है तो ठीक है मेरे भाइयों। चलिए आइए, तो मेरा भाई आपसे पढ़ते हुए उन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया, ज्वाइनिंग भी हो गई, बहुत बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, जैसा कि ऐसा होगा वो क्वेश्चन, 2x+1 x+1 2x+1 x+2 और 2 और 5, 2 और 5 ट्रू प्रोपोर्शन में है। ट्रू प्रोपोर्शन या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन या सतत अनुपात, सतत समानुपात अनुपात में है, ऑलरेडी है ऐसा बोला जा रहा है। तो में है, तो x का मान बताइए। तो आप लोग क्या सॉल्व कर रहे होंगे मुझे भी पता है। 2x+1 अपॉन x+2 बराबर 2/5, 5 दूनी 10, x प्लस का 5 बराबर 2x प्लस का 4, 8x बराबर आ रहा है माइनस का 1, तो x बराबर हो गया माइनस का 1/8। क्लियर? तो ये आज हमने जो सीखा, ये ट्रू प्रोपोर्शन को निकालने का तरीका, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या? ये हमने ट्रू प्रोपोर्शन को निकालना सीखा है। अब इसी के कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलना होता है। हाँ अभी तो रेशो की बात हम करेंगे। अब जब हम बात कर रहे हैं पहली संख्या दूसरी संख्या, ये जो चिन्ह होता है ये होता है समानुपात का। ठीक है, इस चिन्ह को कहते हैं हम प्रपोर्शन का चिन्ह। और ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है कि आपने अभी तक यहां सीखा क्यों नहीं है, लेकिन आपको ये समझाने वाली बात ये आ जाती है मेरे प्यारे दोस्तों कि
पहली और दूसरी संख्या का जो ये होता है ना प्रपोर्शन का चिन्ह, ये एक तरीके से इक्वल के बराबर होता है। ओके, तो यहां पर कई बार ऐसा होता है दोस्तों, आपसे कुछ रेशो पूछ ले जाते हैं, जैसे कि प्रथमानुपात, कुछ दो संख्याएं दी हुई होती हैं, तो आपसे पूछ लिया जाता है भैया मेरे को बताओ फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा। फिर दो संख्याएं दी हुई होती हैं तो आपसे पूछ लिया जाता है मिड प्रपोर्शन क्या होगा। इसको मध्यानुपात भी बोलते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा। फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, चौथा अनुपात, चतुर्थ अनुपात। चारों अनुपात पूछे जाते हैं आपसे। तो अगर आपसे बात की जाए कि प्रथम अनुपात की बात हम करते हैं तो कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, जैसे कि आप ये समझते होंगे कि अगर हम प्रथम अनुपात की ही बात करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लो दो संख्याएं ए और बी, इनका हमें प्रथम अनुपात निकालना है। तो पहली संख्या को आप फर्स्ट मान लो, तो ए और बी दो ही संख्याएं आपके पास हैं, इसका प्रथम अनुपात कैसे निकालोगे। पहली संख्या को अगर फर्स्ट मान लिया, उसका जो अनुपात है समानुपात कर दीजिए दूसरी तीसरी संख्या का चौथी संख्या से अनुपात है। तो जहां पहली संख्या का ए से जो रेशो होगा वो बराबर हो जाएगा ए का बी से रेशो के, तो जो प्रथम अनुपात निकल कर आएगा वो पहली संख्या का स्क्वायर बटे दूसरी संख्या होगा। इसी प्रकार अगर आप मिड प्रपोर्शन की बात मेरे से करते हैं तो मिड प्रपोर्शन में मैं यही कहूंगा कि ए और बी दो संख्याएं हैं, तो मिड प्रपोर्शन में ए का, उस मिड प्रपोर्शन को आप एम मान लो, उसका जो अनुपात है उसी एम से बी का जो अनुपात होगा उसके बराबर होगा, तब जाके आपका मिड प्रपोर्शन निकल कर आएगा ए अपॉन एम और एम अपॉन बी। तो यानी कि जो मिड प्रपोर्शन आ रहा है वो एम स्क्वायर बराबर ए बी आता है। इसी को ही हम बहुत कुछ बोलते हैं दोस्तों, एम बराबर रूट ए बी। इसी को ही हम मिड प्रपोर्शन भी बोलते हैं, इसी को ही हम मीन प्रपोर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को ही अगर हम बात करें आपसे ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं। तो किसी भी नाम से अगर आ जाए तो आप रूट ए बी लगा सकते हो। तृतीय अनुपात की अगर बात की जा रही है तो ए का बी से अनुपात नॉर्मली रहेगा, और तीसरा जो प्रपोर्शन है वो निकालना चाहते हो तो बी का तीसरे से अनुपात, तो ए अपॉन बी और बी का तीसरे से अनुपात निकालना है, तो तीसरा जो अनुपात होगा वो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। ये ध्यान रखना होगा कि प्रथम अनुपात की बात हो गई, मिड प्रपोर्शन की बात हो गई, थर्ड प्रपोर्शन की बात हो गई, मिनिमम रिक्वायरमेंट दो संख्याएं हैं। हाँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट केवल दो संख्याएं हैं, लेकिन चौथे अनुपात में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तीन संख्याएं होती हैं, जैसे कि ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए। तो चौथा अनुपात सजाएंगे ए का बी से अनुपात और सी का चौथे अनुपात से अनुपात बराबर होना चाहिए, तो ए और बी बराबर सी अपॉन चौथा अनुपात। तो जो चौथा अनुपात आएगा वह निकल कर आ जाता है बी सी अपॉन ए। नोट कर लो, अब इस पर क्वेश्चन चालू हो जाएंगे आपके। अब हाँ, इनको नोट करना है, बाकी और कुछ दिमाग लगाना नहीं है।
नंदन जीके जीएस हिस्ट्री पॉलिटी साइंस कहां पढ़े? भाई कोर्स ला रखा है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। एक नया भी कोर्स आया था मेरा, भी 1 महीने पहले ही आया है ना, वहां पर पूरे सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है जिससे कि आपकी पेपर से पहले कंप्लीट तैयारी हो सके। बट पढ़ना आपको पड़ेगा, मैं कई बार बोल चुका हूं। आप उसको ज्वाइन करके पढ़ाई शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा पेपर से पहले। पेपर से पहले खत्म होने के साथ साथ बहुत पहले खत्म हो जाएगा, टाइम मिलेगा रिवीजन का खूब सारा, और वही जरूरी होता है बच्चे के लिए, क्योंकि जब पेपर की डेट्स आ जाती है ना तो ये समझ में नहीं आता कि शुरू कहां से करूं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो नोट कर लिया होगा आपके लिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे बताना, जवाब देना, ठीक है। क्वेश्चन ये है, दस 10.8 और 4.8 का मध्यानुपात क्या होगा? मिड प्रपोर्शन। 2 और 4 का तृतीय अनुपात क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शन। 3 4 9 का चतुर्थ अनुपात। प्रोपोर्शन वह आ गया बीच में। 2 और 98 के, 2 तथा 98 के मिड प्रपोर्शन के बीच रेशो क्या होगा? बताइए तीनों चीजें। मध्य अनुपात क्या होता है भैया? 10.8 और 4.8 सॉल्व करना है तो ये हो गया सर 108 इंटू 48/100। 36 इंटू 144/100, तो 6 इंटू 12/10, क्योंकि 100 का 10 हो जाएगा तो 7.2 हो गया मध्य अनुपात। 2/6 का तृतीय अनुपात तो 4 चौके 16/2 8। 3 4 9 का चतुर्थ अनुपात तो 9 चौके 36/3, तो ये तो आ गया 12। और 2 और 98 का कितना हो जाएगा? 196 का 14। तो इनके बीच का रेशो आ रहा है 6:7। नोट कर लो सारे।
अब यहाँ के आगे की जो बात होगी वो कल होगी। और कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, ये आपको आज की घर पे प्रैक्टिस से पता चलेगा। चलिए, क्लियर है? तो इन तीनों के आपने प्रश्नों के उत्तर दे दिए होंगे आसानी से। सिंपल जो सिखाया था वही करना है, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो फॉर्मूला है वैसे देखिए और करिए, ठीक है? अब आपके क्वेश्चंस भी हैं कुछ जिन्हें आप लगा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस अभी तो आप लगा नहीं पाएंगे क्योंकि अभी तो हम इन पे बात करेंगे, बात ही नहीं करी। और अभी तो रेशो पर भी बात करनी है। कुछ रेशोज मेरे दिमाग में आए हैं जैसे कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, वो भी आपको कल मैं बताऊंगा, तो मेरे को एक बार याद दिला देना कि कल हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो भी सीखेंगे, है ना? चलिए, हाँ इसी ऐप पर है, स्टेट और रेलवे एग्जाम्स वाले सेक्शन में, ठीक है? चलिए, तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।